हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट एजुकेटर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में डिस्कस करें। तो बगैर समय वेस्ट करते हुए आइए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझने से पहले आपको रदरफोर्ड मॉडल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने कहीं से रदरफोर्ड मॉडल के बारे में कुछ नॉलेज गेन किया है तो अच्छी बात है, अन्यथा हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर रदरफोर्ड मॉडल और इसका ड्रॉबैक देख सकते हैं। ठीक, तो रदरफोर्ड मॉडल के दो मेन ड्रॉबैक्स हमको मिले। पहला ड्रॉबैक उनका ये था कि उन्होंने ये कहा कि जो मेन ड्रॉबैक इनका ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन उसी समय मैक्सवेल, एक साइंटिस्ट हुए मैक्सवेल, जिन्होंने ये बताया कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है एक्सीलरेट होगा तो वो क्या एमिट करेगा, वो एमिट करेगा रेडिएशन। क्या एमिट करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा, जिसकी वजह से रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एक प्रकार की एनर्जी है। रेडिएशन इज़ ए काइंड ऑफ एनर्जी। तो जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है धीरे धीरे क्या होती जाएगी? डिक्रीज़ करती जाएगी, और एट लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? स्पाइरल पाथ बनाता हुआ कहाँ पे गिर जाएगा? न्यूक्लियस में आके क्या होगा? गिर जाएगा। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ऐसा होगा कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका जो पाथ होगा धीरे धीरे क्या होगा? छोटा होता जाएगा। छोटा होते 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 ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। क्यों? ड्यू टू इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक एनर्जी होती है, इसी को ये एमिट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो क्या एमिट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज़ करती जाएगी और एट लास्ट ये क्या होगा? न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। ठीक, तो ये ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का। तो ये ड्रॉबैक किस बेस पे बताया गया? ये ड्रॉबैक बताया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बेस पे। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे सन है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे हमारा अर्थ है, ये हमारी क्या है? अर्थ है। तो सन से जो हीट आती है, हीट एनर्जी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ऐसी एनर्जी होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। जैसे ये सन से अर्थ तक हमारा जो है रेडिएशन आ रहा है, एनर्जी आ रही है, तो उसके रास्ते में वैक्यूम भी पड़ा होगा। जैसे अर्थ के ऊपर कुछ ऊंचाई तक जो है एटमॉस्फेयर है, उसके बाद सभी वैक्यूम है, और सन बहुत दूर है, अर्थ से बहुत दूर है। तो ये जो एनर्जी आ रही है, इसको इसके रास्ते में जो है वैक्यूम भी पड़ा, लेकिन वो वैक्यूम को पार करते हुए अर्थ तक आ जाता है। तो ऐसी ही एनर्जी जो वैक्यूम से भी ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, उसी को क्या कहते हैं? उसी एनर्जी को कहते हैं रेडिएशन। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में अब डिस्कस करेंगे। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यही चीज़ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और भी प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। जैसे किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रिकली हम हीट कर दें तो वो भी क्या इमिट करने लगेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको अगर हम किसी भी वोल्टेज सोर्स से जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, तो क्या करेगा? यहाँ से जो है रेडिएशन निकलने लगता है इसके फिलामेंट से। फिलामेंट देखे हो कि नहीं बल्ब का? जो पहले पीला वाला बल्ब आता था, उसमें जो है जब ये इसको परिपथ में, मतलब इसको जो है सर्किट में जब लगा दिया जाता था, इसमें वोल्टेज सप्लाई किया जाता, तो क्या होता था? इसका जो फिलामेंट होता था उससे रेडिएशन इमिट होने लगता था। ठीक, और भी बहुत सारे तरीके हैं रेडिएशन इमिट करने का। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हमने बता दिए। अब ये जो रेडिएशन होता है ये दो प्रकार का, मतलब ये इसका नेचर डुअल होता है, मतलब ये वेव नेचर भी इसके पास होता है और पार्टिकल नेचर भी इसके पास होता है। तो आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं वेव नेचर। वेव नेचर में देखो, वेव ऐसे ही चलती है,
ये ओरिजिन से निकलेगी, जहाँ से इसको निकलना है मूल बिंदु से, ओरिजिन से, फिर हाफ साइकिल ऊपर जाएगी, इसको ये पूरा ऊपर जाके वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ जाके फिर एक्स अक्ष पे यहाँ पे आके मिलना, इसको क्या कहते हैं, हाफ साइकिल। ये इसका पूरा हो गया। फिर ये नीचे जाके फिर यहाँ पे एक्स अक्ष पे आके मिल जाना एक्स एक्सिस पे, इसको कहते हैं कि ये एक कंप्लीट साइकिल हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट साइकिल हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव फॉर्म है वो ऐसे ही चलता है। ठीक, अब इसमें वेव में हमें कुछ टर्म को जो है डिफाइन करना है। तो पहला टर्म है हमारा क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है, जो इसकी साइकिल्स हैं हाफ साइकिल्स, उसमें जो ऊपर वाली साइकिल है उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसी को हम क्या नाम देते हैं, क्रेस्ट नाम देते हैं। तो इसमें टॉप मोस्ट पॉइंट देखो ये है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रेस्ट हो गया। टॉप मोस्ट पॉइंट जो है उसी का क्या नाम होता है, क्रेस्ट। समझ में आया। वेव का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, तो वेव का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम नाम देते हैं क्रेस्ट। अब इसके बाद अगला टर्म हमारा है ट्रफ। अगला टर्म क्या है, तो हमारा नेक्स्ट टर्म है ट्रफ। तो देखो ट्रफ को कैसे डिफाइन करेंगे, इस वेव में जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है, ट्रफ है। तो देखो लोअर मोस्ट पॉइंट ही ना है, तो इसका नाम क्या है, ट्रफ है। उसी तरह इसका नाम क्या है, ट्रफ है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है क्रेस्ट और इसका नाम है क्रेस्ट। जो अपर मोस्ट पॉइंट होगा वेव का उसको कहेंगे क्रेस्ट और जो लोअर मोस्ट पॉइंट होगा उसको हम क्या नाम देंगे, ट्रफ। अब अगला टर्म है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल हुआ या कोई भी चीज़ हुई 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही उसी को कहते हैं कि ये इसकी वेलोसिटी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये 1 सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो इसकी स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेलोसिटी है वो सी है और किसके इक्वल है, 10 इंटू 10⁸ मीटर अपान में सेकेंड। अब हमारा जो है नेक्स्ट टर्म है वेवलेंथ। वेवलेंथ तो दो नियरेस्ट ट्रफ या दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो देखो ये एक क्रेस्ट है कि नहीं है, दूसरा क्रेस्ट देखो यहाँ पे है। तो दोनों क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसका क्या नाम है, वेवलेंथ है। और वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक और डिफिनेशन हमने बताया कि दो नियरेस्ट ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो देखो ये एक ट्रफ है और इसका नियरेस्ट ट्रफ कौन है, ये है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक, इसके बाद एक और डेफिनेशन है कि एक कंप्लीट साइकिल को, मतलब एक पूरा साइकिल, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको भी वेवलेंथ कहते हैं। जैसे देखो ये यहाँ से निकली और यहाँ आके एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, तो ये एक पूरा साइकिल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल को कंप्लीट करने में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना। तो इस डिस्टेंस को भी हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो 3 तरीके से हमने वेवलेंथ की डेफिनेशन बता दी। दो नियरेस्ट ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है, या जो दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है, या वेव एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। अब अगला टर्म हमारा एम्पलीट्यूड है। इस एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत ही आसान है। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्रेस्ट का जो डिस्टेंस या हाइट है उसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम एम्पलीट्यूड नाम देते हैं। तो ये हाइट जो है इसको हम क्या नाम देंगे, एम्पलीट्यूड। ये जितना भी हो, 1.5 हो, जितना भी हो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। या ये जो क्रेस्ट है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो क्रेस्ट का डिस्टेंस होता है, देखो जो ट्रफ का डिस्टेंस होता है उतना ही हाइट या डिस्टेंस जो है क्रेस्ट का भी होता है। जो ये क्रेस्ट का डिस्टेंस है इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब एक्स एक्सिस से, वही डिस्टेंस जो है
ट्रफ का भी होता है। तो ट्रफ का डिस्टेंस का हो या जो है क्रिस्ट का डिस्टेंस का हो, वो हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, जितनी स्पीड से वेव चल रही, तो वेव कितनी स्पीड से चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सी स्पीड से चलती है कि नहीं चलती है, चलती है। अब इस वेव को वेव लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए तो इसकी वेव लेंथ देखो लैम्डा ही ना है, तो किसी भी वेव को उसकी वेवलेंथ से डिवाइड कर दिया जाए तो हमको क्या मिल जाता है, फ्रीक्वेंसी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। न्यू इज इक्वल टू सी अपान में लैम्डा होता है। ये फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी की डिफिनेशन क्या बनेगी, किसी भी वेव की स्पीड को उसकी वेवलेंथ से डिवाइड करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, हमको फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है। अब उसके बाद टाइम पीरियड क्या है, तो वेव जो है एक मतलब वेव, ये जो है वेव को एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसी को वेवलेंथ कहते हैं। मतलब यहाँ से वेव चली, यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना समय लगा, उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। एक साइकिल जो है, देखो ये पूरा साइकिल है कि नहीं, यहाँ से चली, फिर उसके बाद यहाँ जो है एक ऊपर हाफ साइकिल पूरा किया, नीचे हाफ साइकिल पूरा किया, और जाके यहाँ एक्स एक्सिस पे कट रही है, यहाँ से एक्स से निकली है। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में ये वेव जितना टाइम लेती है उसी को कहते हैं टाइम पीरियड। फिर से सुनेंगे, एक साइकिल को कंप्लीट करने में वेव जितना टाइम लेती है उसी को कहते हैं टाइम पीरियड, और इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद है वेव नंबर मतलब यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स हैं, कितनी वेव्स हैं उसी को वेव नंबर कहते हैं। और ये रेसिप्रोकल होता है किसका, वेव नंबर जो है ये रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ का। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार से। और ये रेसिप्रोकल होता है वेव लेंथ का, तो 1 में लैम्डा। वेव नंबर इज इक्वल टू 1 में लैम्डा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहें।